नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी गुरुकुल। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है शियर स्ट्रेस, और हम उसे कह सकते हैं डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। तो आइए देखते हैं किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपका डायरेक्ट शियर स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा है कि शियर स्ट्रेस कब आपका लगता है, जब फोर्स आपका पैरेलल टू द सरफेस हो। ठीक है, तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो आपका होगा शियर स्ट्रेसेस इन बीम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है? वो है आपका शियर स्ट्रेस इन बीम्स। अब आप देखिए, सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करने के लिए कुछ टर्म्स बता देते हैं। हमने क्या माना? सबसे पहले हमने माना लेट, हम शेयर स्ट्रेस को इसे टाउ से डिनोट करेंगे। टाउ क्या है आपका? टाउ आपका होता है शेयर स्ट्रेस डेवलप्ड एट द फाइबर। टाउ यहाँ पर आपका शेयर स्ट्रेस डेवलप्ड एट ए फाइबर on the cross section of beam। अब सबसे पहले अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें कि किस तरीके से फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर आपका आएगा टाउ इज इक्वल टू पी ए वाई बार अपॉन आई एन ए इंटू बी। ठीक है, इस चीज़ को अगर हम एक एक करके डिटेल में समझते हैं तो किस तरीके से होगा, आइए देखते हैं यहाँ पर हर एक चीज़ किस चीज़ को डिनोट कर रही है। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर, वेयर पी आपका क्या है? ये आपका शेयर फोर्स है जो किसी बॉडी पर एक्ट कर रहा है। शेयर फोर्स एक्टिंग ऑन अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बीम। ये आपका शेयर फोर्स एक्टिंग है ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पर ए है। ए क्या है? एरिया ऑफ हैच पोर्शन विच इज़ अबव द फाइबर वेयर टाउ इज़ टू बी डिटरमाइंड। ठीक है, एरिया क्या है? एरिया यह ए क्या है? ए जो है आपका, ए आपका एरिया ऑफ हैच्ड रीजन, ये मैं आपको बताऊंगा हैच्ड रीजन। ठीक है, विच इज़ अबव द फाइबर और बिलो द फाइबर। ठीक है, अबव क्या, जिसका हमें टाउ निकालना है, वेयर टाउ इज टू बी डिटरमाइन। ठीक है, जिसका हमें टाउ निकालना है। इसको आप समझने के लिए इस तरीके से समझ सकते हैं कि लेट अस सपोज हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, और यहाँ पर उसका क्या है? न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, हमें इसके एक तिहाई एरिया पर क्या निकालना है? शेयर स्ट्रेस। हमें इस फाइबर पर,
क्योंकि यहाँ बहुत सारे फाइबर, इन्फिनाइट नंबर ऑफ फाइबर से मिलकर बनी होगी। हमें इस फाइबर पर क्या निकालना है, शेयर स्ट्रेस। तो देखिए मैं आपको डायग्राम से पहले सब चीज़ बता देता हूँ। एरिया होता है आपका, एरिया होता है आपका जिस फाइबर से निकालना है उसके ऊपर का, और अगर फाइबर नीचे का तो इसके नीचे का एरिया, यानी कि ये हो गया एरिया। जो वाई बार है वो है सेंटर लाइन से इसके सेंट्रॉइड का, इस एरिया के सेंट्रॉइड का डिस्टेंस, ये आपका हो गया वाई बार। ठीक है, और जो लोड इस पे लगेगा, इस एरिया पे लग रहा होगा पैरेलल टू दिस एरिया, तभी मैंने ऐसे बनाया पी, वो है आपका ये। ठीक, एरिया आपका क्या हो गया, ये है ए। एरिया मोमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ए इंटू वाई बार, एरिया का मोमेंट, एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एरिया का मोमेंट, तो ए वाई बार को हम क्या बोलते हैं, एरिया मोमेंट, एरिया मोमेंट। ठीक है, इसके बाद आपका कौन सी टर्म बची, हाँ बी। बी आपकी थिकनेस है उस फाइबर की, थिकनेस यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो वैल्यू है ये आपकी बी है। ठीक है, जिस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं उसकी थिकनेस को बी कहते हैं। और आई एन ए यहाँ पर क्या हुआ, इस क्रॉस सेक्शन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोलेंगे, आई एन ए। ठीक है, तो इस तरह से आप सारी टर्म्स को समझ चुके होंगे कैसे निकालेंगे। ठीक, तो अभी जो हमने लिखी नहीं है मैंने, उनको बता देता हूँ। एक आपका वाई बार है, वाई बार आपका क्या है, वाई बार है आपका डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ हैच्ड एरिया फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ए वाई बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बी विड्थ बता दी मैंने। ठीक है, आई एन ए क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रॉस सेक्शन आउट एन ए। तो इसी के साथ आप सब चीज़ों को समझ गए। अब देखिए कि ये इन्हें किस तरीके से अप्लाई करा जाता है। एक चीज़ देखिए, अगर मान लो मैं बोलता हूँ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए वाई बार अपॉन बी, कब ऐसा पॉसिबल कब है, जब आपका P अपॉन आई एन ए कॉन्स्टेंट हो। और ऐसा आपको दिख भी रहा होगा, P अपॉन आई एन ए कॉन्स्टेंट आपका, मान लो यहाँ पर P लोड लग रहा है थ्रू आउट दिस क्रॉस सेक्शन पर, आई एन ए सेम होगा P लोड सेम, तो P अपॉन आई एन ए कॉन्स्टेंट, यानी ए वाई बार अपॉन में B, ये रेशो जिसका जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, शेयर स्ट्रेस होगा। एक तो आपको यहाँ से पता चला। ठीक है, अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि इस केस में, ऊपर वाले केस में बिड्थ क्या है, थ्रू आउट द कांस्टेंट है, बिड्थ कांस्टेंट है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, यानी एरिया मोमेंट जिसका जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, उस केस में क्या होगा, स्ट्रेस ज़्यादा होगा। ठीक है, इसके बाद हम एक और चीज़ अगले पॉइंट पर आते हैं, इसको करता हूँ यहाँ से। अगले पॉइंट पर हम देखते हैं, अगर मान लो आपका टाउ है, अगर आपका ए वाई बार, ए वाई बार अगर ये आपका कांस्टेंट हो गया तो टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/b। ये किस केस में आता है, ये किस केस में आता है, ये आपका आता है
जंक्शन ऑफ फ्लैंज यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आपका यूज़ कब होता है, ये केस आपका यूज़ होता है, इट इज़ पॉसिबल एट द जंक्शन ऑफ फ्लैंज एंड वेब। वेब और फ्लैंज के केस में तो देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये मान लो आपका ये क्या है, फ्लैंज है और ये वेब है आपका इसके नीचे, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं एक चीज़, आपको अगर आपको दिख रही हो यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस इसकी अगर मैं बात करूँ तो न्यूट्रल एक्सिस आपका क्या होगा, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस होगा, ठीक है। यहाँ पर एन, यहाँ पर ए, एन ए न्यूट्रल एक्सिस है। अब आप देखिए इस न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर मान लो मुझे इस पॉइंट पर स्ट्रेस चाहिए, तो आपका ए वाई बार क्या होगा, एरिया आपका कौन सा हो जाएगा, ए आपका एरिया हो जाएगा ये वाला, ठीक है। और इसमें वाई बार यहाँ कहीं होगा। तो आप देखिए दोनों फ्लैंज के लिए अगर इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं हम, तो फ्लैंज के लिए और वेब के लिए और फ्लैंज दोनों के लिए ए वाई बार सेम है, एरिया भी सेम और वाई बार भी सेम। तो यहाँ पर आपका बन जाता है, अगर हम इनका रेशो देखें तो टाउ जंक्शन फ्लैंज अपॉन में टाउ जंक्शन वेब इज इक्वल टू विड्थ ऑफ वेब अपॉन में विड्थ ऑफ फ्लैंज, क्योंकि इन्वेस्टर क्वेश्चन का तो यहाँ पर इस तरीके के केस में ये यूज़ होता है, ठीक है। अब हम कुछ जनरलाइज फार्मूले पे आते हैं इनके, जिस कुछ जनरलाइज फार्मूले होते हैं, जैसे देखिए सबसे पहले हमारे जनरलाइज इक्वेशन फॉर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम। तो अभी जो हमारा है वो क्या है, जनरलाइज्ड फॉर टाउ एस, किसके लिए, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बीम, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बीम के लिए, ठीक। तो आते हैं इसके लिए, देखो यहाँ पर अगर आप उसी चीज़ में यहाँ सर, जो कि ये आपका क्या है, जनरलाइज फार्मूला है किसी भी शेप के लिए। जनरलाइज फार्मूला कौन सा है, किसी भी शेप के लिए टाउ आपका जनरलाइज फार्मूला है पी ए वाई बार अपॉन आई एन ए बी, ठीक है। अगर हम ये चीज़ किसी रेक्टेंगल पे लगाएंगे, ये आपका रेक्टेंगल बार है, ठीक है, ये इसका क्या हो गया, एन ए हो गया, सॉरी एन ए हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार एरिया की वैल्यू, ठीक है, वाई बार की, ए वाई बार, इन सब की वैल्यू डालेंगे तो जो हमें टाउ मिलेगा, डेरिवेशन का हमारे यूज़ नहीं है क्योंकि आपको 1 मार्क में डेरिवेशन आएगी नहीं, 6p अपॉन बी डी क्यूब बाय d/2 का होल स्केयर माइनस वाई का स्केयर, ये आपका बनेगा। यहाँ पर जो y है वो आपका किसी भी फाइबर से डिस्टेंस जो लेनी है हमें, ठीक है, y हमें जिस पॉइंट का भी निकालना है, यह आपका y हो जाएगा, ये जो y का स्केयर, ठीक है। और वेरिएशन की बात करें तो वेरिएशन, ये आपका वेरिएशन जो होता है स्ट्रेस का वो पैराबोलिक होता है, जो कि आपका सेंटर में मैक्सिमम होता है। ये कुछ इस तरीके से बनेगा, सेंटर में मैक्सिमम, यहाँ पर सही से बन नहीं रहा वरना ये सेंटर में आपका ना
ये आपका सेंटर में ऐसे मैक्सिमम होता है, ठीक है, और एंड्स पे क्या होता है, ज़ीरो। बैंडिंग, जैसे कि हमने पिछली लेक्चर्स में आप देखोगे तो बैंडिंग स्ट्रेस में हमने पढ़ा था कि जो सेंटर में न्यूट्रल एक्सिस पे जीरो होता है, वैसे उसका उल्टा शेयर स्ट्रेस जो होता है वो न्यूट्रल एक्सिस में मैक्सिमम होता है और एंड्स पर जीरो होता है, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन जो आपके लिए आई है, इसे आप यूज़ करके किसी भी रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का, यहाँ पर अगर मैं विड्थ की बात करूँ तो ये आपकी विड्थ है और ये इसकी डेप्थ है, ठीक है। किसी भी रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का आप शियर स्ट्रेस निकाल सकते हैं। इसके बाद कुछ चीज़ें से होता है, मैक्सिमम कहाँ पर होता है, सेंटर में होता है। कैसे पता चलता है सेंटर में होता है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। देखिए, हमें क्या डिटरमाइन करना, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होती है पता लगाना है। टू डिटरमाइन टाउ मैक्स लोकेशन, ठीक है, हमें क्या किया, डी टाउ बाई डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो करेंगे, ठीक है। और y इज इक्वल टू ज़ीरो कहाँ पर होगी, y इज इक्वल टू ज़ीरो होगी न्यूट्रल एक्सेस पे। न्यूट्रल एक्सेस y जो y न्यूट्रल एक्सेस से मेजर करते हैं अप और डाउन, ठीक है। तो आप देखेंगे जब हम टाउ मैक्स निकालेंगे, यानी कि टाउ में हम क्या करेंगे, y को ज़ीरो पुट करेंगे, तो कि वो निकल के आएगा आपका 6p/b_d³ ब्रैकेट में ये होगा। इसे सॉल्व करेंगे तो टाउ मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, टाउ मैक्स की वैल्यू आ जाएगी 3/2 p/b_d। अच्छा ये देखो, ये क्या है, शियर स्ट्रेस, और b इंटू डी क्या, रेक्टेंगुलर का एरिया। तो लोड अपॉन में एरिया, ये वाली वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई हमारी टाउ एवरेज, ठीक है। लोड अपॉन में एरिया क्या, टाउ एवरेज क्या हो गया, तो इसको बोल सकते हैं हम टाउ एवरेज। तो रेक्टेंगुलर बीम के केस में टाउ मैक्स इज 3/2 ऑफ टाउ एवरेज। ये आपको यहाँ से याद रखना फॉर अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है। जबकि ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन नहीं, ये आपके ट्रायंगल और स्क्वायर क्रॉस सेक्शन के केस में भी यही होता है। इसके बाद इससे अगला हम जब बात करेंगे वो है आपका ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन की, ठीक है। ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन के बारे में देखते हैं। जनरल फार्मूला वही रहेगा सभी केस में। ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो उस केस में भी आपका इसी तरीके से बनेगा। ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन के केस में अगर हम बोलें तो ये आपका हो गया ट्रायंगुलर, ये आपका ट्रायंगल, ठीक है। इसका अगर हम एन ए एक्सेस की बात करें, न्यूट्रल एक्सेस की, तो वो उसके यहाँ से बात करेगा सेंट्रोइड से, जिस वैल्यू यहाँ से तो होगी कितनी, h/3, और यहाँ से कितनी होगी, यहाँ से आपकी वैल्यू होगी 2h/3, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, न्यूट्रल एक्सेस एन ए। इसमें अगर हम वेरिएशन की बात करें, देखो वो सिमेट्रिक था, ये आपका यहाँ पर सिमेट्रिक नहीं है दोनों तरफ, इसीलिए इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो पहले पहले कहीं पर आएगी, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो यहाँ कहीं पर मान लो आप, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ लिखूँगा टाउ मैक्स। इस केस में भी 3/2 ऑफ टाउ एवरेज होता है, ठीक है। ये हो गया आपका टाउ एन ए। तो यहाँ पर इसको याद रखने के लिए टाउ एन ए इज इक्वल टू 4/3 ऑफ टाउ एवरेज होता है इस केस में, ठीक है। और 8/9 ऑफ टाउ मैक्स, ठीक है।
यहाँ पर इनकी बात करें तो ये आपका इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर इसकी विड्थ b है और हाइट इसकी h है। ठीक है, तो अगर हम जर्नल इक्वेशन में वैल्यू पुट करके देखें तो जनरल फार्मूला आपका जो सिर्फ ट्रायंगल के लिए बनता है वो 12, अगर हम इसमें पी लोड ऐड करें 12p/b/h³। ठीक है, यहाँ पर आएगा hy - y²। ठीक है, बस इसमें एक बात याद रखना, जो अक्सर गलती करते हैं बच्चे, ये जो आपका फार्मूला है इसमें इम्पॉर्टेंट बात एक ये है कि जो y लेना है वो कहाँ से लेना है, बेस से, यानी कि यहाँ से y लेना है आपको, NA से y नहीं लेना है, यहाँ से y लेना है। ये इसके फार्मूले में एक बात होती है। ठीक है, अब अगर हम इसकी फार्मूले पर आए तो देखिए कुछ चीज़ें इसमें रही, जैसे आपका ये हम बात कर रहे हैं फॉर ट्रायंगल के लिए, है ना, ट्रायंगुलर सेक्शन की बात ही कर रहे हैं अभी हम। तो देखिए यहाँ पर आपका टाउ एवरेज का जो फार्मूला होता है वो यहाँ पे p/a = 2p/bh, क्योंकि अब उसका एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू b/h होता है ना, तो ये हो जाएगा। और अगर हम इसी में टाउ मैक्स निकालें तो वो हो जाएगा आपका 3p/bh। ठीक है, जो कि आपका 3/2 ऑफ टाउ एवरेज भी हो जाएगा। ठीक है, और टाउ मैक्स अपॉन टाउ एन ए निकालते हैं तो वो 9/8 होता है। ये आपको कुछ वैल्यूज़ याद रखनी पड़ेंगी। इसके बाद आपका यहाँ पर आता है स्क्वायर विद हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायगोनल, यानी स्क्वायर डायगोनल होंगे अगर तब क्या होगा, इस केस में देखते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं फॉर स्क्वायर डायगोनल के केस में, देखो स्क्वायर डायगोनल केस में कुछ इस तरीके से बनेगा। ये इसके दो डायगोनल हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर हम डायगोनल्स की बात करें तो ये क्या है, h = √2a। ठीक, और ये आपका क्या है, a। ठीक, और यहाँ से अगर हाइट की बात करें तो यहाँ से जो h हाइट है वो होगी आपकी a/√2। h/2 क्या है, a/√2। ठीक है, ये स्क्वायर डायगोनल केस आपको, इस केस में क्या होता है, अगर आपको टाउ एवरेज निकालना है तो आएगा p/a, दैट इज इक्वल टू p/a², दैट इज 2p/h²। ये आपका p है। ठीक है, इसको हम एक और बार लिख देते हैं मिटो के,
2p/h²। ठीक है, यहाँ पर आपका टाउ स्क्वायर टाउ एवरेज आपका इस तरीके से बनेगा। अगर हम इसके डायग्राम की बात करें, डायग्राम किस तरीके से बनेगा, तो डायग्राम को देखते हैं। ये आपको नोट कर लेना है। डायग्राम मैं इसके आगे बना रहा हूँ इसलिए इसको मिटो रहा हूँ। तो आइए डायग्राम देखते हैं। देखिए, इसके डायग्राम को बनाने के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी, जहाँ पर एरिया जितना ज़्यादा है वहाँ पर स्ट्रेस क्या होगा, कम होगा। क्योंकि एरिया बढ़ेगा, लोड अपॉन में एरिया क्या होता है, स्ट्रेस होता है। अगर आपका जिस पोर्शन में एरिया ज़्यादा है उस पोर्शन में स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं इस पोर्शन की, तो यहाँ पर एरिया क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, कम। फिर उसके बाद क्या होगा, पैराबोलिक बनेगा। जैसे कि यहाँ पर आपका ये शुरू हो रहा है, यहाँ पर आपका ये शुरू हो रहा है, तो यहाँ से यूं पैराबोलिक, यहाँ से भी, क्योंकि जहाँ पर एरिया बिल्कुल ही यहाँ से जहाँ पर एंड यहाँ पर जीरो होता है, तो फिर उसके बाद पैराबोलिक इस तरीके से शेप बनेगी। अब जो आपका टाउ मैक्स है वो यहाँ पर दो जगह पर आएगा। ठीक है, और वो दो जगह कौन कौन सी होंगी, वो दो जगह आपकी होगी h/8 ऊपर सेंटर से और h/8 नीचे। यानी कि अगर मैं इन को यहाँ से यहाँ तक देखूँ तो ये आपका h/8 और ये आपका h/8। ठीक है, ये होंगी। और यहाँ पर जो आपका टाउ मैक्स होगा वो मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ इस केस में नहीं बताया, तो अभी एक बार 9/8 ऑफ टाउ एवरेज होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टाउ मैक्स अपॉन में टाउ एवरेज, इस केस में भी 9/8 होता है। इस केस में ही होता है, इस केस में नहीं। पीछे आप ट्रायंगल के इसमें कंफ्यूज मत होना, ट्रायंगल में टाउ मैक्स अपॉन में टाउ NA 9/8 थे, टाउ मैक्स अपॉन में टाउ एवरेज, हाँ, और टाउ NA दोनों ही आपका 9/8 है। यानी कि अगर मैं इसके आगे यहाँ पर लिख दूँ टाउ मैक्स अपॉन में टाउ NA, ठीक है, तो दोनों ही केस में आपका होता। अगर मैंने आपको अभी बताया कि आप किस तरीके से किसी भी शेप का क्या बना लोगे, स्ट्रेस डायग्राम बना लोगे, तो आइए दो तीन शेप्स का स्ट्रेस डायग्राम देखते हैं जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। एक शेप आपकी है आई सेक्शन। अच्छा, मैंने क्या बताया था, जहाँ पर एरिया जितना ज़्यादा होगा, जहाँ पर एरिया जितना ज़्यादा होगा वहाँ पे स्ट्रेस क्या होगा, कम होगा। सबसे पहले जितने भी यहाँ पर जंक्शन मतलब शेप जहाँ जहाँ चेंज हो रही है वहाँ वहाँ हमने बना लिए लाइन से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ एरिया क्या है ज़्यादा, तो स्ट्रेस क्या होगा, कम। और मैंने बाकी बोलता बाकी पैराबोलिक ही रहेगी शेप, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, पैराबोलिक शेप रहेगी। ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, एरिया सडनली क्या हुआ, डिक्रीज। एरिया डिक्रीज होने से स्ट्रेस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो यहाँ पर भी आप सडन इंक्रीज कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक सेम, तो यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा, पैराबोलिक। फिर यहाँ से एरिया अचानक बढ़ गया तो स्ट्रेस अचानक कम हो गया, उसके बाद सिंपल। ठीक है, तो इस केस में आपका ये पैराबोलिक है। ये भी पैराबोला होता है एक तरह का ऐसे।
तो ये आपकी शेप बनेगी आई सेक्शन में स्ट्रेस के लिए। ठीक है, जंक्शन में मैंने बता दिया आपको किस तरीके से निकालते हैं। अब आता है एक, इसके बाद आता है टी सेक्शन। टी सेक्शन के बारे में देखते हैं, आइए। ये था फॉर आई सेक्शन। अब अगला हम देखेंगे टी सेक्शन के बारे में। ये आपका टी सेक्शन सही से बना नहीं है। ये आपका टी सेक्शन है। टी सेक्शन क्या होता है, सबसे पहले आपको इसमें क्या निकाला है, न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल, क्योंकि इस साइड मटेरियल ऊपर ज़्यादा है तो मटेरियल ऊपर ज़्यादा, तो न्यूट्रल एक्सिस हल्की सी ऊपर को शिफ्ट होगी। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस हल्की सी ऊपर को शिफ्ट होगी, ये पूरे इधर को जाएगा। ये जंक्शन है, जहाँ जहाँ पर वहाँ पर लाइन बनेगी। ठीक है, अब आप देखिए किस तरीके से बनाना है। सेम ट्रिक लगेगी जो मैंने आपको हर बार बताई है। सबसे पहले क्या होगा, एरिया ज़्यादा यानी स्ट्रेस कम, स्ट्रेस कम, और बनता हमेशा क्या है, पैराबोलिक। फिर क्या हुआ, एरिया अचानक कम हो गया तो स्ट्रेस को सडन इंक्रीज कर दिया। उसके बाद क्या है, सिंपल वैसा ही चलेगा, पैराबोलिक, यानी कि कुछ इस तरीके से, यूं। ठीक है, जो आपका टाउ मैक्स होगा वो यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, नीचे ये आपका एन ए है। तो ये आपका स्ट्रेस डायग्राम किसके लिए हो गया, ये आपको डायरेक्ट शेप आएंगे, आपको टिक करने होंगे। तो ये आपका केस हो गया टी सेक्शन के लिए। आइए अब एक सेक्शन और देखते हैं, उसके बाद आप समझ ही जाएंगे किस तरीके से बनाना है। ठीक है, मैं एक सेक्शन और दिखा देता हूँ, इसको बोलते हैं प्लस का। प्लस के लिए ड्रा कर देते हैं। ये आपकी इसके न्यूट्रल एक्सिस है, क्योंकि दोनों साइड सिमेट्रिक मटेरियल है तो न्यूट्रल एक्सिस सेंटर से पास होगी। ठीक है, जहाँ जहाँ पर आपको मटेरियल शेप में चेंज हो रहा है वहाँ वहाँ पर आप लाइन बना लेंगे। ठीक है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले क्या है, सिंपल मटेरियल, कोई चेंज नहीं तो पैराबोलिक बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या होगा, सिंपल पैराबोलिक। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, अचानक एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ने से स्ट्रेस क्या होगा, कम, कम हो गया। फिर पैराबोलिक, फिर अचानक बढ़ गया, ये पैराबोलिक। तो ये शेप आपकी होगी आई सेक्शन के लिए। ठीक है, यहाँ सेंटर में ही आपका, सेंटर में ही आपका टाउ एन ए और टाउ मैक्स होगा। ठीक है, और जंक्शन से मैंने बताया था फ्लैंज वाले फॉर्मूले से निकलेगा, अगर आपको कभी निकालने का आता है तो टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b। इसके बाद हम एक शेप रह गई आपकी सर्कल की, वो और देखते हैं। सर्कल के लिए किस तरीके का फॉर्मूला है, फॉर सर्कल देखिए सर, ये आपका सर्कल है। ठीक है, ये इसका क्या है, सेंटर। ठीक,
आपको सेंटर से सपोज वाई एक्सिस पे निकालना है, ठीक है। तो आप देखिए इसका जो ग्राफ है वो आपका नॉर्मल इस तरीके से बनेगा, यानी इस एक्सिस पे जो ये है ये आपका टाउ आई है, टाउ एट वाई आपको निकालना है। तो टाउ का फॉर्मूला देखिए, टाउ इज इक्वल टू यहाँ पर निकलेगा आपका 4/3 पी अपॉन पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में 1 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन में आर स्क्वेयर, ये आपका जनरल फार्मूला है जो आपको अप्लाई करना होता है, ठीक। यहाँ पर वाई से आप रेडियस से आपको यहाँ तक पहुँचोगे, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, यहाँ से मेज़र करेंगे, ठीक है। और ये आर क्या हो गया, आर आपका इसका रेडियस हो गया। अब मान लो 0 पर आते हैं, ठीक है, तो आपको टाउ मैक्स होगा, टाउ मैक्स होगा तो फिर देखिए किस तरीके से बनता है। आप देखिए, आप इसी फॉर्मूले में हम एक वैल्यू को रखेंगे, फार्मूला क्या था, टाउ इज इक्वल टू 4/3 वी अपॉन पाई आर स्क्वायर, सॉरी पी है ना ये, पी अपॉन पाई आर स्क्वायर 1 माई वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब फॉर पुट वाई इज इक्वल टू 0, वाई की वैल्यू को 0 रखेंगे, ठीक है। वाई की वैल्यू को 0 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4/3 पी अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आ जाएगा टाउ मैक्स, टाउ मैक्स इज इक्वल टू 4/3 ऑफ पी अपॉन पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ये आपका टाउ एवरेज हो गया, ठीक है। ये आपका टाउ एवरेज हो गया ना, पी लोड अपॉन में एरिया, तो ये हो जाएगा आपका टाउ एवरेज। तो टाउ मैक्स इज इक्वल टू 4/3 ऑफ टाउ एवरेज, ये प्रूफ करना था हमें। इसी के साथ आपका सर्कल भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो यहीं पर आपका जर्नल शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस इन बीम विद डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस हमने कंप्लीट किए। इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हमारी आने वाली वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।